वेलकम बैक फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेस 1 2 3। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज की जो टॉपिक है वह टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति के बारे में। देखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में जो सबसे जटिल समस्या थी वह थी खाद्यान्न की। अर्थात खाद्यान्न की समस्या एक ऐसी समस्या थी कि लोगों के पास भरपेट भोजन का भी जो है वो समस्या थी। तो 1960 के दशक में इस पर एक बहुत जोरदार कार्य किया गया कि किस तरीके से हम अपने भारत के जो खाद्यान्न हैं, जो खाने वाली फसलें हैं, उनको हम कैसे ग्रो करें, कैसे उनके प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो शुरू किया गया एक रिवॉल्यूशन, एक आंदोलन जिसका नाम रखा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। MS स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है। भारत में ये कृषि वैज्ञानिक थे और इनके अथक प्रयास से और उस समय के जो भी गवर्नमेंट थी या उस समय के जो भी नौकरशाह लोग थे, उन लोगों के अथक प्रयास से एक बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों को मिली। तो लौटते हैं हम टॉपिक पर बिना देर किए। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जैसे इसमें एक टॉपिक है या पहला एक जैसे इसमें एक हेडिंग है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम। ठीक है, भारतवर्ष में जो खेती प्राचीन यानी ट्रेडिशनल पैटर्न पर हुआ करती थी उसमें किस तरीके से और कई गुना बढ़ोतरी की जाए, तो इसमें एक ज़रूरत समझी गई कि अधिक उपज देने वाली जो फसलें हैं या जो किस्में हैं उनका जो है विकास किया जाए। यानी इस कार्यक्रम का नाम रखा गया HYVP। अब ये HYVP क्या है मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँगा। यानी कि HYVP हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्रामिंग, यानी कि अगर मैं इसका हिंदी कहूँ तो हाई माने उच्च, यील्डिंग माने उपज, वेराइटीज माने किस्म और प्रोग्रामिंग मतलब कार्यक्रम। एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिसमें कि अधिक उपज देने वाली फसलें आए। ठीक है, मतलब क्या कि अधिक उपज देने वाली किस्मों का किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, किस तरीके से ऐसे पौधे ऐसे लाए जाएं, ऐसे बीज लाए जाएं जिनसे कि अधिक जो है वो पैदावार बढ़े। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि IADP। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। यहां पर कह रहा IADP यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, यानी कि गहन एग्रीकल्चर यानी कृषि, डेवलपमेंट माने विकास और प्रोग्रामिंग मतलब कार्यक्रम, यानी कि गहन कृषि विकास कार्यक्रम। देखिए भारत में जो एग्रीकल्चर भारतीय किसानों के द्वारा जो किया जाता है वह एक तरीके से गहन कृषि की जाती है। ठीक है, सघन कृषि की जाती है ताकि यहाँ पर क्या है कि किसानों की संख्या ज़्यादा है और खेतों का आकार छोटा है और प्रत्येक फसल पर किसान अपनी नज़र रखता है। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित किए गए, भूमि सुधार, यानी जो लैंड बारेन लैंड थे या जो कम उपजाऊ थे उनको उनकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए और उसमें फर्टिलाइजर डाल करके किस तरीके से उसको सुधार किया जाए। इसके साथ था वृक्षारोपण, यानी किसान खेती के साथ साथ वो प्लांटेशन का भी काम करे ताकि फ्यूचर में उसे उस लकड़ी को बेच करके एक अच्छी आमदनी हो सके और साथ में हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहे। सिंचाई की व्यवस्था, ऐसे भारत में ऐसे क्षेत्र जहाँ की सिंचाई की सुविधा बहुत ही कम है, उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से चाहे वो नहर हो,
ट्यूबवेल हो या जिस भी किस्म से सिंचाई की व्यवस्था करके और फसल उत्पादन को बढ़ाया जाए। और यहाँ एक पॉइंट जोड़ा हुआ है इसमें, पशुपालन। देखिए, ये जो भारतीय हमारे जो किसान हैं या जो हम लोग जिस ट्रेडिशन से खेती करते हैं, इसमें पशुपालन किसानों के लिए एक तरीके से वह इंटरेस्ट है। जो भी वह इन्वेस्टमेंट करता है एग्रीकल्चर फॉर्म्स पर, अपने खेतों में जो इन्वेस्ट करता है, उसका जो इंटरेस्ट उसको मिलता है वह पशुपालन है। पशुपालन वह साथ में करता है, एक्स्ट्रा उसके लिए उसको कोई जो है अलग से ये करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी एग्रीकल्चर का बाई प्रोडक्ट होता है या जो रेस्ट मटेरियल होता है, उसे वो क्या करता है, पशुओं को खिलाता है और उसे दूध वगैरह बेच करके वो अपना भरण पोषण करता है या अपने खाता है। ठीक है, मैं आऊँगा कि ये पशुपालन में किस तरीके से सुधार किया गया, या मैं अभी डिस्कस कर दूं, फिर बाद में हो सकता है कि याद ना आए। कह रहे कि इस तरीके से भारत में आप लोगों को जानकारी होगा, एक फ्लड ऑपरेशन शुरू किया गया, दुग्ध क्रांति। तो दुग्ध क्रांति में इन चीज़ों का वर्णन किया गया कि या इन चीज़ों को बताया गया, जो भी हमारे किसान थे, कि आप जितने चारे में आप देशी पशुओं को पालते हैं, उसी चारे में अगर आप किसी अच्छी ब्रीड की अगर गाय पाले, भैंस पाले, तो उससे क्या होगा कि आपकी आय बढ़ जाएगी। यानी अगर आप मान लीजिए कि देशी गाय से आप 4 लीटर दूध पर डे प्राप्त करते हैं, अगर एक समय या दोनों टाइम मिला करके सुबह शाम अगर आप 4 लीटर दूध पैदा करते हैं, तो फिर उस 4 लीटर दूध को आप अपने परिवार तक ही सीमित रख पाएंगे। यानी आपका ही भरण पोषण उससे होगा, आप उसको बेच करके पैसे नहीं कमा सकते। तो उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया कि अगर आप उसी चारे में अगर कोई अच्छी ब्रीड की अगर गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं, तो वो 10 से 12 लीटर एवरेज दूध करेगी। अब 10 से 12 लीटर जब एवरेज दूध करेगी, तो आप 4 लीटर जो आपके परिवार का खर्च था उसको आप निकाल लीजिए, बाद बाकी 6 लीटर दूध आप क्या कीजिए, डेयरी को दे दीजिए। तो अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर 6 लीटर दूध वो बेचता है, और मैं ऐसे जनरली एक रेट बोल रहा हूं, अगर वो 20 रुपये भी बेचता है तो 6 दूनी 12, 120 रुपये उसको क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब 120 रुपये पर डे का ही उसकी कमाई हो गई, तो समझ लिए कि महीने की कमाई कितनी हो गई। तो इस तरीके से किसानों को प्रेरित किया गया एग्रीकल्चर के रूप में या पशुपालन के रूप में, कि उससे वो क्या कर सकता है। अब किसान के पास तो पैसे हैं नहीं, वो हाइब्रिड की या अच्छी किस्म की गाय भैंस कैसे खरीदेगा। तो उनको सब्सिडी दी गई, गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि भाई आप लोग पैसे ले जाओ और उस पैसे से आप गाय खरीद लो और अपने भी खाओ, दूध भी बेचो, और जो ही तुम्हारे पास उस दूध बेचने के बाद जो भी पैसे आते हैं उसको आप धीरे 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 करके बैंक में जमा कर दो। एक समय आएगा कि तुम्हारा जो भी लोन होगा वो चुकता हो जाएगा और गाय और भैंस तुम्हारी फिर अपनी हो जाएगी, फिर उसकी नस्लों को आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से था पशुपालन। ठीक है, अगला कर रहा है कि सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, मतलब कि एक बड़ी सी देश में अगर इसे छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड न किया जाए तो इसका संचालन करना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए एक देश है, देश में बहुत सारे राज्य हैं, राज्य में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में फिर आपको सब डिवीजन बना दिया गया। ठीक है, ब्लॉक बना दिए गए कि एक डिस्ट्रिक्ट में 10, 12, 15, 20 ब्लॉक हैं, उस एक एक ब्लॉक के अंदर में 5 से 7 से 8, 10, 20 गांव आते हैं। तो ये ब्लॉक लेवल पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नीचे उतर करके विकास खंड, ठीक है, जो भी ब्लॉक लेवल पर इस चीज को किसानों को बताया गया या किसानों को प्रेरित किया गया कि आप उन्नत बीज का प्रयोग करो। ठीक है, आप अच्छे फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का प्रयोग करो, फसलों की सुरक्षा बीमा अपनाओ, या कैसे हमारी फसल सुरक्षित रहेगी, जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे या जो भी हमारे कृषि उत्पाद होंगे उनको गोदाम में या वेयर हाउस में कैसे रखा जाएगा, कहां पर इसकी व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से नाना कार्यक्रम बना करके और पूरे किसानों को क्या किया गया, जागृत किया गया।
अगला पॉइंट बोला है कि बहुफसली कार्यक्रम, यानी बहुफसली कार्यक्रम में आप समझ सकते हैं कि भारत के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, क्षेत्र हैं जहां की वर्ष की एक ही फसल होती है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो यहाँ किसानों को प्रेरित किया गया कि आप अपने खेत में अगर 2 फसल लगाते हैं वर्ष में या 3 फसल लगाते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, खेत खाली रखने से कोई लाभ नहीं है। तो इसमें भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ, लोग जागरूक हुए और बहुफसली कार्यक्रम को अपनाने लगे। उन्नत बीज, इतना ही बोलने से तो होगा नहीं भाई, उन्नत बीज कहाँ से आएगा? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई, तराई विकास निगम की स्थापना की गई। अभी तो हजारों लाखों की संख्या में इस तरीके के कंपनियां काम कर रही हैं जो कि वेस्ट आपको सीड्स दे रही हैं, अच्छे किस्म की जो है आपको बीज मुहैया करा रही हैं, जिससे कि पैदावार क्या होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद है उन्नत बीज हो गया, आधुनिक उपकरण एवं संयंत्र। इतना ही नहीं है, आपको खेती करने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो जो मशीन है, यानी कि ट्रैक्टर हुआ, ट्यूबवेल हुआ, डीजल इंजन हुआ, ये तो मैं यहाँ पर 2-4 उदाहरण ही प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे उपकरण हैं, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसानों को प्रेरित किया गया कि आप भाई इसको अपनाओ, ठीक है। और मैं फिर वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि इन सब सारी चीजों को करने के लिए किसान के पास पैसे नहीं है। तो किसान के पास पैसे नहीं होने के कारण मैं आगे जाऊंगा, यहां पर कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना की गई, फिर हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। सिंचाई सुविधा में वृद्धि की गई, इरिगेशन। भारत में जो खेती होती है उसका 60 से 70% लगभग मान के आप चलिए कि वो सिंचाई पर आश्रित है। अगर वहां पर सिंचाई ढंग से नहीं हुई तो फसल उस तरीके से नहीं होगी। तो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि की जाए, तमाम नहरें बनाई गई, तमाम ट्यूबवेल लगाए गए, किसानों को ऋण दिया गया कि आप भाई पंपिंग सेट खरीदो, आप वहां पर ड्रिल कराओ, बोरिंग कराओ, वहां से पानी लेकर के वृद्धि करो। भू संरक्षण, जमीन का संरक्षण हो। ऐसा नहीं कि इरिगेशन के कारण ये बारिश के कारण बहुत सारे जो हमारे जो फर्टाइल जो सॉइल है, मिट्टी है, वो बह जाती है, इरोजन उनका होता है। तो इस तरीके से भूमि संरक्षण की जाए, खेत की मेड़बंदी की जाए, खेत के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मेड़ बनाया जाए ताकि बरसात में बरसात का पानी उस उपजाऊ मिट्टी को बहा न ले जाए। भू संरक्षण हो गया। आप करें कृषि साख, यानी इतना ही नहीं, इस कृषि साख को बनाए रखना है। कृषि साख को बनाए रखने में सहकारी समितियां बनाई गई, कृषि वित्त निगम बनाया गया कि भाई आपको किसी भी प्रकार की अगर वित्त की जरूरत है, अगर किसी भी प्रकार के आपको पैसे की जरूरत है, अगर वो 10,000, 20,000, 50,000 का अमाउंट आप लेना चाहते हैं खेती के लिए, तो आपको एकदम सस्ते ऋण पर, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने तो इसको फ्री किया कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, आप जो है आप लोन लो, सब्सिडी लो और उसको समय से इंस्टॉलमेंट पर जमा करो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें की गई, सहकारी समिति बनाई गई, वहां पर किसान बहुत सारी सुख सुविधाएं ले सकते थे। कृषि वित्त निगम बनाया गया। अब अगला पॉइंट करें कि कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना की गई। इसी से नहीं होगा भाई, ये सारे पॉइंट्स केवल बोलने से नहीं होगा, इनको अगर धरातल पर उतारना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना की गई। निगमों में क्या क्या है, मैं उदाहरण के तौर पर कुछ लिखा हूं। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई, जहां पर कि अच्छे उत्तम किस्म के आपको बीज मिलेंगे, ठीक है। बड़े बड़े हमारे देश में जो है कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें अक्सर रिसर्च होते रहता है, खोज होते रहता है, उन्नत बीज कैसे बनेगा, उसका क्या ये होगा, इस तरीके से। कृषि उद्योग निगम, ठीक है, यहां पर एक निगम की स्थापना की गई। भारतीय स्टेट बैंक ने तो क्या क्या कि कृषि विकास शाखाई खोल डाली कि उस ब्रांच में केवल एग्रीकल्चर वाला ही काम होगा। किसी को ट्रैक्टर अगर ऋण पर चाहिए वो मिल जाएगा, हार्वेस्टर चाहिए वो मिल जाएगा, अगर आपको डीजल मशीन, पंपिंग सेट अगर चाहिए वो मिल जाएगा। कृषि से संबंधित जितने भी ऋण हैं आपको वहां मिल जाएंगे। और गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है या फार्मर्स के लिए, वो उसकी सब्सिडी वहां से आपको मिल जाएगी। अभी बहुत सारे बैंकों ने ये भी काम शुरू किया है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है।
इसके बाद आप लोगों को मैं समझाया, यहाँ पर है IAAP, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम में। तो इसमें है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्रामिंग, यानी कि अगर सघन कृषि क्षेत्र गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, मतलब इसको एकदम गहनता के साथ बारीकी के साथ किया जाए तो इस तरीके से किया भी गया। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका जो प्रारंभिक जो इफेक्ट रहा, असर रहा, वह केवल खाद्यान्नों के ऊपर रहा, जो हम लोग खाते हैं, गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इस पर रहा। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें सुधार होने लगा तो इसे और भी फसलों पर लगाया गया और जिसका नतीजा ये हुआ। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में वही 1960 के दशक में अगर किसी चीज़ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हुआ वह गेहूं के उत्पादन में हुआ। पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये गेहूं के उत्पादन के लिए ये राज्य जाने जाते हैं और यहाँ पर आशातीत वृद्धि हुई। और आज के डेट में तो हमारे भारतवर्ष में किसी भी प्रकार के जो खाद्यान्न है उसकी कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? कि भारत का किसान एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे के लिए सदैव दूसरे की क्षुधा भरने के लिए, दूसरे का पेट भरने के लिए रात दिन मशक्कत करता है। पैसा आपके पास चाहे जितना भी हो, लेकिन खाएंगे आप अन्न ही। तो इसी तरीके से ये हरित क्रांति का एक बेसिक रूप, इसमें मैंने डेटा वगैरह का बहुत यूज नहीं किया क्योंकि सिंपल रूप से हम बच्चों को बता सकें या और लोगों को बता सकें कि हरित क्रांति क्या है और इससे क्या क्या चीज़ें इसमें जुड़ी हैं और क्या क्या इसके लाभ हुए। आज इससे बहुत हम लोग लाभान्वित हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।